बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 7 जॉब कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। प्रोसेस कॉस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका क्वेश्चन तो हर हाल में आना है प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो इस वजह से आपने इस चीज को समझना भी बहुत अच्छे तरीके से है। प्रोसेस नाम से ही वैसे जाहिर हो रहा है कि इससे पहले जो हम लोग प्रोडक्शन वगैरह करते थे ना, उसमें मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब क्या है कि हमारे पास ना जो एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे और कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि उसको प्रीवियस प्रोसेस सपोर्ट ना करे। तभी जाकर आप अगले प्रोसेस में जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भैया अगर आप लोगों ने एफएससी करनी हो ना, तो उसके लिए पहले मैट्रिक का होना जरूरी है। जब तक मैट्रिक नहीं करके आओगे तब तक एफएससी नहीं हो सकती। आपने सीए करना है ना, तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो एफएससी आपकी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ तो आप सीए में नहीं आ सकते। इसी तरह अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है ना, तो उस प्रोडक्ट को फिनिश्ड करने के लिए उससे पहले कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ जाएं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ये शर्ट्स वगैरह की, तो शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कपड़ा चाहिए। ऑलराइट। लेकिन कपड़े के बनाने के लिए आपको धागा चाहिए। धागे को बनाने के लिए आप लोगों के पास कॉटन होनी चाहिए। ऐसे ही है ना। तो ये एक प्रोसेस के साथ चल रहा है कि सबसे पहले आपके पास कॉटन परचेज की जाती है। उस कॉटन को से धागा बनाया जाता है। फिर धागे की कलरिंग वगैरह डाइंग वगैरह होती है। उसके बाद उसको कपड़े की शेप दी जाती है। फिर जैसे ही कपड़ा बन जाता है उसके बाद उसकी स्टिचिंग वगैरह करके और आप एक फाइनल प्रोडक्ट में आते हैं। अब जब तक आप लोगों के पास कपड़ा ही ना हो तो क्या आप स्टिचिंग कर सकते हो? क्या आप शर्ट बना सकते हो? अच्छा, फिर कपड़ा बनाने के लिए क्या होना जरूरी है? धागा होना जरूरी है। धागा कहाँ से आएगा? जब कॉटन की पैदावार अच्छी होगी वहां से आपके पास धागा आएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ना कुछ इसी तरह का है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस 1 कंप्लीट होता है तो जाके प्रोसेस 2 स्टार्ट होता है। प्रोसेस 2 के कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस 3 स्टार्ट होता है। और ये एक साथ स्टार्ट भी नहीं हो सकते। जो इधर हम लोग ना इनपुट और आउटपुट देख रहे होते हैं कि हमारी इनपुट, और वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप लोग देखें, हमारी इनपुट होती है रॉ मटेरियल, लेकिन आउटपुट होती है हमारे पास हमारी फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन वो उस टाइम हम बात करते थे जब एक ही प्रोसेस चल रहा हो। अब क्या है कि एक प्रोसेस की इनपुट अगर हम लोग पुट करते हैं तो उस दिन हमें कोई ना कोई आउटपुट देनी है। फर्स्ट प्रोसेस ने कोई ना कोई आउटपुट देनी है। जैसा कि अगर हम लोग सिर्फ धागा बना रहे हैं तो उसके लिए इनपुट क्या होगा? वो कॉटन। ओके। उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस अप्लाई होगा, कुछ लेबर लगेगी, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह आएंगे और वो धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट क्या मिली? हमें वो धागा। ऑलराइट। फिर प्रोसेस 2 में वो धागा जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट सेकंड प्रोसेस की इनपुट बनती है। फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट सेकंड प्रोसेस की, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग क्लोजिंग स्टॉक मेजर करते थे एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अपने नेक्स्ट सब्सीक्वेंट ईयर्स का ओपनिंग बन जाता है और सेकंड का क्लोजिंग थर्ड का ओपनिंग। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप सेकंड प्रोसेस में जाते हैं तो इसकी इनपुट होगी फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट। ऑलराइट। और इसकी आउटपुट थर्ड प्रोसेस की इनपुट बन जाएगी। ऑलराइट। और उसके बाद हो सकता है थर्ड प्रोसेस के बाद आप कंप्लीशन की तरफ चले जाएं, उसके बाद कोई प्रोसेस ना हो तो थर्ड प्रोसेस की जो आउटपुट होगी वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी जिसको आप लोग सेल कर सकते हैं। बात क्लियर? इन प्रोसेस के दरमियान ये एक अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस है। ये एक अच्छा सफर है जो आप लोगों ने तय करना है। मटेरियल जरूरी नहीं फ्रॉम द बिगिनिंग ही आए। हर प्रोसेस अपनी तरफ से एडिशनल मटेरियल भी ऐड कर सकता है। हर प्रोसेस अपनी तरफ से कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ मटेरियल एक स्पेसिफिक प्रोसेस पर आपको चाहिए
तो उस प्रोसेस ने ही उसमें आके ऐड करना है। देखो जैसे डाइंग का प्रोसेस है, धागा होगा तो डाई होगा, ओके। तो अब धागा जब लेते हैं ना तो वो सारे का सारा व्हाइट कलर में होता है, और ये जब डिफरेंट डिफरेंट उनकी डाइंग वगैरह होती है उसके बाद आता है, तो डाइंग के लिए वो मटेरियल भी तो ऐड करेंगे ना। तो क्या ये प्रोसेस वन ऐड कर सकता है इसमें? नहीं, प्रोसेस टू ने ही करना है जिसने डाइंग करनी है। तो लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह तो हर प्रोसेस में लगते हैं। हर प्रोसेस की अपनी लेबर भी आती है, हर प्रोसेस के अपने एक्सपेंसेस भी आएंगे। लेकिन अगर कोई एडिशनल मटेरियल वगैरह यूज हो रहा होगा तो हम लोग वो भी साथ में लेकर आएंगे। पर्पस वही है, हम लोगों ने करनी तो कॉस्टिंग ही है ना। हमने देखना है कि जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फाइनल प्रोडक्ट की टोटल प्राइस क्या रहेगी। हमारा फोकस उस चीज के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर ना पर यूनिट एज सच प्रोसेस आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट प्रोसेस से लेकर लास्ट प्रोसेस तक, फिनिश्ड गुड जाकर उठाते हैं और तब देखते हैं कि इनके ऊपर टोटल हमारी कॉस्ट कितनी लगी है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में देखें तो कुछ ना कुछ लॉसेस वगैरह भी होते हैं हमें। उन लॉसेस में कुछ होते हैं नॉर्मल लॉसेस, कुछ होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। हम लोग ने ना इन लॉसेस की ट्रीटमेंट वगैरह भी देखना है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल से लॉसेस से रेलेवेंट आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि सपोज अगर हम लोगों ने एक कप चाय का बनाना हो तो क्या दूध एक कप भी यूज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सपोज आधा कप आपने पानी डाल दिया, एक कप आपने दूध डाल दिया, टोटल तो 1.5 कप बन गए। जो आपने इनपुट इंसर्ट की वो 1.5 कप की, लेकिन क्या आपको आउटपुट भी 1.5 कप की मिलेगी? नहीं, वो आउटपुट आपको 1 कप की जाके मिलनी है। तो वो आधा कप कहाँ गया? वो नॉर्मल लॉस है, इवेपोरेशन। वो आप लोगों की नॉर्मल वेस्टेज है। आप इसको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो हमें हर प्रोसेस में या पूरी कंप्लीशन प्रोसेस में एक आइडिया होता है कि अगर मैं इतना मटेरियल इंसर्ट कर रहा हूं, इनपुट के तौर पे दे रहा हूं, तो मुझे इससे फाइनल प्रोडक्ट कितनी मिलनी है। वो पर किलोग्राम के हिसाब से भी हो सकती है, वो पर लीटर के हिसाब से भी हो सकती हैं हमारे पास। तो हम इस तरह से चल रहे होते हैं, मतलब कोई ना कोई यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास ना लॉसेस से रेलिवेंट अच्छी खासी एक एडजस्टमेंट्स वगैरह आएंगी, जो इंशाल्लाह हम लोग जाके देखेंगे कि इनको हम लोगों ने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। लेकिन कुछ होंगे नॉर्मल लॉसेस, लेकिन कुछ होंगे एबनॉर्मल लॉसेस। ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉस नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर masses of similar products or services are produced. Products are produced in the same manner and consume the same amount of direct costs and overhead. It is, however, difficult to assign cost to यूनिट ऑफ आउटपुट। ये बहुत बड़ा मसला होता है यहाँ पर। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं जिसमें पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। द कंप्लीटेड प्रोडक्ट में टेक सेवरल प्रोसेस, and in this case, the output of one process is the input of subsequent process until a completed product is produced. समझ आ गई होगी ये वाली बात। अब उसने कुछ एग्जांपल दी हैं ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज वाइडली यूज्ड, जैसे कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड्स है, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज है, the continuous process of a high volume of low cost food items such as tins of beers and beans, bottles of tomato ketchup। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस losses in process might occur and there are often problems in measuring exactly the amount of unfinished work in process। वर्क इन प्रोसेस को कैलकुलेट करना मुश्किल है
एट द एंड ऑफ अ पीरियड द लॉस एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये हम लोग इन डिटेल जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। कल से ही लॉसेस शुरू हो जाएंगे, मे बी आज से ही थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया ले लें लॉसेस के बारे में भी हम। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग इज द सेम as for the other type of costing. The cost of a unit of output from a process is measured as the total cost of resources consumed by the process divided by the total units produced. फीचर्स क्या क्या हमारे पास मौजूद हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, इसमें देखें प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग वेयर एनी और ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अकर। अब कौन कौन सी? द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज द इनपुट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेस अनटिल कन्वर्जन इनटू फिनिश। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, कहते हैं आउटपुट इज नॉर्मली मेजर्ड इन total quantities such as tons, liters produced or in very large quantities of small units such as the number of cans or tins। ये हमारे पास होती हैं स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं और इनकी बहुत बड़ी फिर क्वांटिटी हम लोगों ने बनानी होती है। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। मटेरियल्स माइट बी एडेड इन फुल एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे माइट भी है, मस्ट भी नहीं है। मतलब मोस्टली ये होता है कि मटेरियल हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। फिर क्या है, और समटाइम्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और माइट बी एडिड ग्रेजुअली थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि सारा मटेरियल प्रोसेस वन पे ही लगाना है। हर प्रोसेस के ऊपर ग्रेजुअली आप जितनी कोई परसेंटेज या किसी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उनके मुताबिक आप मटेरियल ऐड कर सकते हैं। द मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? विच आर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। मतलब इन टोटल देखें ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दें तो कन्वर्जन कॉस्ट, या डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट कि मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट वो कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है। तो वो हमारे पास लेबर और एक्सपेंसेस ओवरहेड्स वगैरह शामिल होते हैं। देयर माइट बी लॉसेस इन प्रोसेस ड्यू टू, अब देखें लॉसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं? ड्यू टू इवेपोरेशन है, स्पॉइलेज है, वेस्टेज है और केमिकल रिएक्शंस वगैरह की वजह से भी लॉसेस हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में मौजूद हैं तो उसके मुताबिक होगा। सो द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट माइट देयरफॉर बी लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इनपुट। लाजिम बात है भाई, जितना हम लोग इनपुट देंगे ना हमें आउटपुट उस लेवल का नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं 50 लीटर्स ऑफ अ केमिकल यूज करता हूं, अब ये मेरा इनपुट है, तो जरूरी नहीं है कि 50 लीटर ऑफ फिनिश्ड गुड्स ही बने। ड्यू टू इवेपोरेशन हो सकता है कि 10% की इवेपोरेशन हो जाए, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो 45 की आ जाएगी। क्लियर? Process costing provides a system of costing that allows for expected losses in manufacturing process. When there is a continuous production process, there will usually be closing work in process। लाजिम बात है भाई, जब प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू चल रहा है, कोई प्रोसेस रुकता नहीं है, वो अगले प्रोसेस के लिए वो वर्किंग कर रहा है। तो जैसे ही हमारा अकाउंटिंग एंड हो या हम लोग कैलकुलेशंस करना चाहें तो लाजमी बात है उस टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो इन प्रोसेस होंगी, तो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ। लेकिन इससे पहले हम लोग वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को इजीली फाइंड कर सकते थे कि मटेरियल कितना, कितने परसेंट लेबर लग गई है, कितने परसेंट एफर्ट्स लग गए हैं, तो हम लोग वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग फाइंड कर रहे थे। इससे पहले आप लोगों ने जॉब कॉस्टिंग में भी इवन कैसा किया।
लेकिन जहां पर ना बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग फाइंड करें, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ मेजरिंग एंड कॉस्टिंग इनकम्प्लीट वर्क इन प्रोसेस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग इन डिटेल देख लेंगे। फिर देखें, आउटपुट फ्रॉम वन प्रोडक्शन माइट बी अ सिंगल प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि उस प्रोसेस तो सेम चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें या तो ज्वाइंट्स प्रोडक्ट्स मिलेंगी या फिर बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगी। फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ हमें उसके ज्वाइंट्स प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जॉइंट्स प्रोडक्ट्स क्या हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं, और इनको हम लोगों ने किस तरह से इधर तक लेके जाना है। किसी भी प्रोसेस मतलब कि प्रोसेस कॉस्टिंग ये ऐसे समझ ले किस्म की एक्सटेंशन है। ये पहले प्रोसेस कॉस्टिंग को देख लेंगे, हम वहां पर जिक्र करेंगे सिंगल प्रोडक्ट का, वहां तक उसको देख लेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि अगर इसके ऊपर मजीद प्रोसेस अप्लाई करें तो इसकी वजह से हमें कौन सी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ऑलराइट। अच्छा, मैं वैसे ही आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है ये जो ऑयल वगैरह निकाला जाता है उसके लिए ना जो सीड्स बीज वगैरह यूज करते हैं, तो उनको जैसी मशीन में से गुजारा जाता है, एक तो ऑयल निकल आता है जो आपको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो जो मटेरियल निकलता है वो ना जानवरों के लिए बड़ा मुफीद होता है, वो उनके लिए एक और प्रोडक्ट भी बन रही होती है साथ। तो जिन इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, ये जैसे बनोला, ये जिस कॉटन की हम लोग बात कर रहे थे ना, उस कॉटन को अगर आपने गौर से देखा हो ना तो उसके अंदर भी बीज मौजूद होता है। यस सर। ओके। अब कॉटन अलग हो जाती है और उसके अंदर वो जो बनोला होता है ना वो अलग हो जाता है, उससे ऑयल निकलता है। उस ऑयल के एक डिफरेंट प्रोडक्ट, अब वो एक बिल्कुल न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट है हमारा, उसका एक डिफरेंट यूसेज है। लेकिन जब ऑयल निकलता है, जैसे आप लोग फलों का जूस निकालते हैं तो जूस अलग हो जाता है, लेकिन वो एक मटेरियल था वो अलग हो जाता है। इसी तरह यहां पर भी ना एक मटेरियल अलग हो जाता है, वो जानवरों की गिजा बन जाता है और बड़ी बेहतरीन है, वो एक अलग से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है। अब प्रोसेस एक है, लेकिन प्रोडक्ट्स हमें दो मिल गई हैं, इवन के तीन मिल गई हैं बल्कि, कि एक पहले में कॉटन मिला। अब अगर हम चाहें तो उसको आगे प्रोसेस करें, चाहे तो ना करें, हम बनोले का भी जायज सेल कर दें, किसी और को सेल कर दें जो ऑयल निकालती हो। लेकिन अगर हम उस पर मजीद थोड़ा सा प्रोसेस करें तो हम लोग उस बनोले से ऑयल भी खुद निकाल सकते हैं, और उससे वो जो दूसरी प्रोडक्ट है वो भी खुद से बना सकते हैं हम लोग। ओके। तो वो जॉइंट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाकर देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रोसेस के ऊपर रहेंगे कि प्रोसेस के ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। फिर देखिए, इन सम प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देयर इज अ series of sequential processes. For example, a manufacturing system might consist of three consecutive processes. Raw material are input to process one, then the output from process one goes on to the next process, process two, and the output from process two then goes into final process, process three. The output of process three is the final product. Each process is different, and all these characteristics do not occur in all processes. अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग जॉब कॉस्टिंग कर रहे थे ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे जॉब कॉस्टिंग करते हुए हर जॉब कॉस्ट के लिए अलग अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाते थे। ओके, इवन के वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट भी आप बना सकते थे, लेकिन आप लोग वर्क इन प्रोसेस जॉब ए, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी, और इस तरह से भी आगे लेके चलते थे, था ना ऐसा। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हर प्रोसेस को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हर प्रोसेस को अलग अलग हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। इसके लिए देखें, सबसे पहली चीज कि हमारे पास फ्लो ऑफ कॉस्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कंपैरिजन विद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने कंपैरिजन करना है कि दोनों के दरमियान किन बातों से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
The major differences between process costing and job order costing is that in process costing, production moves from one process to subsequent process until final completion occurs. Final product is then transferred to finished goods after accumulation कॉस्ट प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट तक आपने कॉस्ट तमाम तर कॉस्ट को प्रोसेस 1 से लेकर लास्ट प्रोसेस तक कि तमाम तर कॉस्ट को आप लोगों ने एक्यूमुलेट कर लेना है, इन टोटल देखना है. Whereas in job order costing, cost to each job is assigned separately and transferred to finished goods or completion of independent job. मतलब वहां पर जो हम लोग कॉस्टिंग कर रहे होते हैं वहां पर हर जॉब के लिए अलग अलग कॉस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जहां पर जो हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, ये थ्रू प्रोसेस है. तो जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाती तब तक की तमाम तर कॉस्ट को हम लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं और वहां से पर यूनिट कॉस्ट का पता चल जाता है. जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर पर जॉब की कॉस्ट का हमें आइडिया हो जाता है. बात क्लियर? Next, the cost accumulation procedures follows this production flow and control accounts are established for each department or process. अब देखें फिर से, cost accumulation procedures follows this production flow and control accounts are established for each department. डिपार्टमेंट कहते हैं या हर प्रोसेस का अलग अलग से अकाउंट बनेगा. एंड ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर असाइन टू, और आप लोगों ने ना इन टोटल तमाम तर कॉस्ट को एक साइड पे नहीं रख देना. आपने हर प्रोसेस की, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको उसके रेलिवेंट अकाउंट में लेकर जाओगे. द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू second process and accumulates with the cost of second process. This cost accumulation procedure continues until goods are completed and transferred to, और इसके जो हमारे पास अकाउंट्स बनते हैं, जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वो है कुछ इस तरह से. ये सिंपल प्रोसेस अकाउंटिंग है. क्या आपने प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाया? अब देखिए, प्रोसेस 1 का ओपनिंग कुछ नहीं होने वाला. प्रोसेस 1 में जाकर सबसे पहला काम क्या है? आपने रॉ मटेरियल देना है इसको, उसके ऊपर आप लोगों ने लेबर अप्लाई करनी है और साथ में FOH अप्लाई करनी है, और उन दोनों को मिलाकर उसने क्या कह दिया? कन्वर्जन. मतलब फर्स्ट प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, FOH जितने फर्स्ट प्रोसेस पे अप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे आप यहां पर लेकर आए. ओके, जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको फिनिश्ड गुड्स में नहीं भेजना, तो आपने इसको ट्रांसफर करना है सेकंड प्रोसेस के अंदर. तो आपको पता है कि भाई 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल यूज किया, उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह हम लोगों ने लगाई, जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को 100 ही कर रहे हैं. मतलब अभी तक किसी किस्म का कोई लॉस आप लोगों को शो नहीं कर रहा, कि किसी किस्म का कोई नॉर्मल लॉस अभी नहीं है. अब हमने उसे कहा कि 100 यूनिट्स हैं, लेकिन अब वो 100 यूनिट्स इन टोटल कितनी अमाउंट के मौजूद हैं? 1500 के. ऑलराइट, अब प्रोसेस 2 के लिए ये इसका पहले ओपनिंग बनेगा. मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1, ये सबसे पहले इसका ओपनिंग बनेगा. फिर हम इसके ऊपर कुछ मटेरियल ऐड करेंगे, कुछ लेबर मजीद इसके ऊपर लगाएंगे और कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड भी बन जाएंगे. अब इन दोनों चीजों को ऊपर उसने कन्वर्जन कॉस्ट बोल दिया था. ऑलराइट, आप इस तरह सेपरेशन के साथ भी लिख सकते हैं. फिर जब ये सारा काम इस पे कर लेंगे, 100 यूनिट्स का मटेरियल प्रोसेस 1 से आया था, 50 का प्रोसेस 2 से आ गया, टोटल मटेरियल कितने का हो गया, और टोटल उसके ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ गई, और यही टोटल आप लोगों ने फिनिश गुड्स को दे. सपोज के हमारे पास अब प्रोसेस 3 अकाउंट नहीं है, अब फाइनल प्रोडक्ट बन गई, हमें आइडिया हो गया कि इन फाइनल हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स 150 है और उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट लगी है वो 3100 है. क्लियर? अब हम लोग
पर यूनिट इसकी कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। 3100 डिवाइडेड बाय 150, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब वो आपको बता रहा है, नोट दैट डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स मे बी ट्रीटेड टुगेदर एज, जैसे कि प्रोसेस 1 में उसने किया। फिर एडिड मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इन प्रोसेस 2 और एडिड ग्रेजुअली थ्रू आउट द process. Cost transfer from process 1 to process 2 is treated as material from process 1 for, वो कहता है कि आपने इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिखना। प्रोसेस 1 की जो क्लोजिंग प्रोसेस 2 के पास आएगी ना, आपने उसको लिखना है, डिस्क्रिप्शन जो देनी है वो लिखेंगे मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1। गॉट इट? और जो क्लोजिंग कर रही हो तो आप लिखा करें ट्रांसफर टू, जैसी जो अगला प्रोसेस हो। अब फर्स्ट के लिए अगला प्रोसेस 2 है तो आप लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। यहां पर ये ना लिखें ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, हम लिखेंगे मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 के लिए ये सारे का सारा मटेरियल है। गॉट इट? प्रोसेस 2 के लिए प्रोसेस 1 की चाहे लेबर कॉस्ट है चाहे एफओएच है, तो क्या जैसा मटेरियल हम लोगों ने इधर अप्लाई किया होगा हमें यहां से भी वही मटेरियल मिलेगा। मतलब मैंने प्रोसेस 1 यहां पे मटेरियल दिया कॉटन, क्या यहाँ पर एंड पे मुझे कॉटन होगा जो मैंने जाके आगे ट्रांसफर करना है? मे भी धागा बन चुका हो। तो प्रोसेस 2 के लिए वो धागा उसका मटेरियल नहीं बन जाएगा। तो यहां पर इसलिए आपने लिखना है मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1। गॉट इट? कोई इशू? फिर देखें, कहते हैं एडिशन ऑफ मटेरियल्स इन सब्सिक्वेंट प्रोसेस। जैसे अब हम लोगों ने कॉटन तो यहां पर भी दे दी थी उसको प्रोसेस 1 में, सेकंड प्रोसेस में आके मजीद मटेरियल ऐड हो रहा है, तो अब वो इस एडिड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि सब्सिक्वेंट प्रोसेस के अंदर अगर आप लोग मटेरियल ऐड करते हैं, many industries that utilizes process costing have more than one processes through which the unit passes throughout before being turned into finished. In oil refining, the crude oil passes through distillation, reforming, isomerization before turning into। अब अगर आप लोग पेट्रोल पंप पर भी जाए ना, तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के पेट्रोल्स मिल रहे होते हैं। वो सिर्फ एक प्रोसेस का मसला होता है, जबकि सबका जो रॉ मटेरियल है ना वो सबका एक जैसा ही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब जैसे आप लोग देखें कि बटर है, पनीर है, दूध है, मक्खन है, सब कुछ रॉ मटेरियल तो एक ही है, दूध है ना। बाकी सारी चीजें तो अंडर प्रोसेस चलती है ना, कि जैसा प्रोसेस अप्लाई करेंगे वैसे फिनिश गुड्स मिल जाएगी हम लोगों को। गॉट इट? तो इस ऑयल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है कि क्रूड ऑयल आया, अब आपने अपने प्रोसेस के मुताबिक जैसा चाहेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट देखें, एज द प्रोडक्शन passes through different products, production passes through different products, the finished goods output of one process becomes the raw material input of। अब इसकी वैसे डिस्कशन हो चुकी है पहले। In addition to units from previous process, new material may also be added in order to separately distinguish the cost incurred in different process or department. The cost from the previous process are labeled as प्रोसेस 2 के लिए जो प्रोसेस 1 की टोटल कॉस्ट आ रही है वो प्रोसेस 2 की डायरेक्ट मटेरियल है। गॉट इट? अब ये आई एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास। अब बहुत सिंपल सी, अभी देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चलेंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, क्या कहता है, कहते हैं एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स A101 व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन टू प्रोसेसेस एंड फॉलोज डाटा represent 500 units produced during the month of March 2000। कहते हैं मटेरियल इनपुट हमने किया 500 यूनिट्स का और उसकी वैल्यू क्या थी, जबकि एडिड मटेरियल इन प्रोसेस 2 5200,
conversion cost process 1 12750 and conversion cost in process 2 17450. कहते there is no losses and work in process in both processes and all input units are converted into मतलब अगर 500 का मटेरियल मैं इनपुट के तौर पे दे रहा हूं तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट भी 500 यूनिट्स ही मिल रही है, अभी तक किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। अब प्रोसेस इन टोटल कितने हैं? 2। तो पहले प्रोसेस का जब अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी मटेरियल, और दूसरी चीज कन्वर्जन कॉस्ट इन प्रोसेस 1। अब मटेरियल कितने का? 35,000 का। कन्वर्जन कॉस्ट 12,750 47,750। ओके, प्रोसेस 1 का अकाउंट कंप्लीट हो गया। 47,750 और 500 ही नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जब प्रोसेस 2 में हम लोग गए तो ये प्रोसेस 2 के लिए डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। ऑलराइट, मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस 1 सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू। फिर देखिए आपने कुछ मजीद मटेरियल प्रोसेस 2 में ऐड किया, कुछ मजीद कन्वर्जन कॉस्ट की। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट भी 500 नंबर ऑफ यूनिट्स ही बनेगी, लेकिन अब उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो चुकी है हमारे पास? 70,000। अब आप पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं कि अब देखो फिनिश्ड गुड्स आ गई है ना, फिनिश्ड गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 यूनिट इतने रुपीस में बनता है। तो जब कॉस्ट का पता चल गया है तो सेलिंग प्राइस भी आपके पास आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम ना प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट को डिटरमिन करना है। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, बड़ा इजी सा टॉपिक लग रहा है। अच्छा, अब इसमें ना हल्की हल्की हम कॉम्प्लेक्सिटीज लाते रहेंगे। उनमें सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना वो है इसकी लॉसेस, कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं ना हमें आउटपुट उतना नहीं मिलता, तो इसमें ना हमें कुछ ना कुछ लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। अब वो लॉसेस कैसे आएंगे? सबसे पहली डिस्कशन हम करने जा रहे हैं नॉर्मल लॉस के बारे में। अब नॉर्मल लॉसेस भी हमारे पास होंगे। तो नॉर्मल लॉस क्या है? अ फीचर ऑफ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इज दैट देयर इज ऑफन सम लॉसेस और wastage in the production and output quantities are less than of materials, कि जितना हमने इनपुट दिया था आउटपुट हमें उतना नहीं मिला, कम अमाउंट का मिला है। तो वो जितना कम अमाउंट का आउटपुट है वो हमारा लॉस कहलाएगा। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? कहते हैं नॉर्मल लॉस इज expected loss in process due to evaporation of liquid wastage or rejected units। अब हमें ये भी आइडिया होता है कि भाई कभी ऐसा है कि कुछ यूनिट्स बनाते हुए वो यूनिट्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, वो यूनिट डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, ये चीजें भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि हम लोग एक जॉब को कंप्लीट करते थे, उसके नंबर ऑफ यूनिट बन जाते थे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ यूनिट रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन क्या वो कस्टमर ने अपने पास रखने हैं? नहीं, वो तो हमारा अपना लॉस है ना। तो लॉसेस में ही वो उस बात का जिक्र कर रहा है कि जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो भी आपके लॉसेस ही हैं, और ये नॉर्मल लॉस कहलाता है। बात क्लियर? अच्छा, यहां पर वो आपको ना फार्मूला बता रहा है कि आपने नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट कैसे करना है। तो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन का मेथड हमारे पास क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या मतलब मैंने अगर 500 यूनिट्स का इनपुट दिया और मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहे हैं 450, तो मेरा जो लॉस होगा वो कितने का हो जाएगा? ये है नॉर्मल लॉस, कि इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट के दरमियान डिफरेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपना नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद वाली लाइन है वो सिर्फ इसको रिस्ट्रक्चर कर रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब वो कहता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि हम आपको नॉर्मल लॉस भी बता देंगे, साथ में हम आपको बता देंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो वो जो मटेरियल यूज होना है, इनपुट करना है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में आप लोग ऐड कर दोगे नॉर्मल लॉस।
तब वो कह रहे हैं कि मैं आपको नॉर्मल लॉस बता दूंगा और मटेरियल बता दूंगा, और आउटपुट जो है वो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। तो इनपुट में से लॉस माइनस कर देना तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। बात क्लियर? अब एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल ऐसी ही है। नॉर्मल लॉस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल, मतलब हमें पता होता है 10%, 5%, 20% कि कितने परसेंट मटेरियल हमारा इवेपोरेट हो जाता है, नॉर्मल लॉस हमें कितने का होता है। तो रॉ मटेरियल परचेज करते हुए भी हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। कभी देखें मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, सपोज 100 यूनिट्स बना के देने का, मैंने 100 नंबर ऑफ यूनिट्स बना कर देने इन फुल एंड फाइनल फॉर्म, मैंने 100 नंबर ऑफ यूनिट्स बना कर देने हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि भाई ड्यूरिंग प्रोसेस 25% की इवेपोरेशन हो जाती है, तो क्या मैं 100 यूनिट्स का ही रॉ मटेरियल परचेज करूंगा? नहीं। अब मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट देनी है वो 100 यूनिट्स हैं, तो मेरे रॉ मटेरियल का कितने परसेंट बना है वो? 75%। मेरे रॉ मटेरियल का 75%, तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25 करूं, तो देखो लॉस कितने का आ जाएगा हमारे पास? 33.33। ओके, तो जब मैं मटेरियल परचेज करने लगूंगा ना 125 का नहीं करूंगा, मैं जो मटेरियल परचेज करूंगा ना वो परचेज करूंगा मैं 133.33 यूनिट्स, तब जाकर 25% की इसमें इवेपोरेशन हो जाएगी और 100 यूनिट्स मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर आ जाएंगे। तो ये फिर लॉसेस वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मैंने मटेरियल परचेज किया, मैंने इनपुट देनी कितनी। क्लियर? क्योंकि अब अगर मैं इनपुट ही 100 की दूंगा तो मैं तो वो डिमांड को पूरा ही नहीं कर सकता फिर। ओके हो गई बात? ओके। यस सर। अच्छा, अब यहां पर उसने हमें बता दिया कि भाई नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ मटेरियल होता है, ये इसने पहले ही बता दिया, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इनपुट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो अब यहां पर 10% के साथ बताने की जरूरत नहीं है कि 10% किसका, तो 10% किसका? मटेरियल, जो इनपुट मटेरियल है उसका 10%। अ कंपनी पुट्स 5000 लीटर्स इनटू द, अच्छा यहां पे देखें पुट्स, इनपुट या आउटपुट? इनपुट है हमारे पास, तो इसका 5000 का 10% तो लॉस हो जाना है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बननी है वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी? ये लॉस की वैल्यू, और एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस वुड बी 4500। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल in the normal course of in the normal course of events. It is inherent in the physical and chemical reaction that take place in process. आप इससे कभी भी नहीं बच सकते। Got it? Next देखें, normal loss with no recovery value, जैसे a normal loss are inherent to the production process and cannot be avoided. Therefore, in process account, if it has no scrap value, like in case of evaporation की केस में क्या चीज आके सेल करोगे? कुछ भी नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू पे। हाँ, अगर वैसे कोई डैमेज हो जाता है तो कुछ ना कुछ डैमेज मटेरियल मौजूद होगा, हो सकता है वो अपनी, ठीक है, फुल प्राइस ना दे लेकिन कुछ ना कुछ प्राइस तो दे सकता है ना। जैसे रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, रिजेक्टेड यूनिट्स अपनी कुछ ना कुछ, भाई आपकी फाइनल प्रोडक्ट 100 रुपए की आपसे आपका कस्टमर ले रहा था, लेकिन उसने कहा भाई ये तो डैमेज यूनिट्स हैं, मैं इनको रिजेक्ट करता हूं, मैं ये 100 रुपए में आपसे नहीं ले सकता। अब एक चीज तो ये है कि मैं उनके ऊपर दोबारा से काम करूं, दोबारा से उनको ठीक करूं और फिर जाकर उसको 100 रुपए में सेल करूं। दूसरा क्या था कि मैं उसे ये कह दूं कि यार चलें ठीक है, गलती हो गई, देखो अगर आपके काम आ सकते हैं तो मैं आपसे 100 रुपए नहीं लेता इनके, मैं आपको ये 70 रुपीज में दे दूंगा। अब देखो रिकवरी वैल्यू मिल रही है ना लॉस की। ओके, अब 100 को लॉस नहीं कहलाएगा। अब हमने देखना है कि भाई मुझे रिकवरी वैल्यू कितनी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर पहले ही हमारा जो फोकस जा रहा है वो किस बात में जा रहा है? नो रिकवरी लॉस। और ये कब होता है? जब इवेपोरेट हो गए हैं कुछ, फिर नो रिकवरी लॉस। देन नो कॉस्ट इज असाइंड
or yeah, credited to in process account. As consequences, the cost per unit of finished product will increase. जैसे कि अब ये उसने एग्जांपल एक दी, कहता है person buys 1 liter tin of soup for rupees 500. Normal evaporation during the cooking is 10%. When the soup is ready to eat, there is, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, मतलब कितना, 450. The person has paid rupees for, and this is unavoidable. ओके. अच्छा, आप लोग जाते हैं ना जब चिकन कढ़ाई खाने के लिए, अब ऐसा नहीं है चिकन उड़ जाता है उसमें से कि चिकन वहां पे जाके सुकड़ गया और उड़ गया चिकन, लेकिन 1 किलोग्राम वो भी नहीं होती, नहीं लिखा हुआ 1 किलोग्राम होता है। वो भी जो आपको मिल रही होती है ना, मतलब एक अगर आप नॉर्मल से होटल पे जाएं तो वो फिर भी शायद आपको 800 850 या 900 ग्राम तक दे दें, लेकिन आप जितने बड़े होटलों में जाते हैं ना तो उनका जो किलो होता है ना वो सुकड़ा हुआ होता है, वो 700 ग्राम का 1 किलो होता है उनका, वो पूरा 1 किलो नहीं होता। तो यहाँ पर वैसे उसने एक एग्जाम्पल दी है कि भाई अब वैसे आप लोग कहते हैं कि 500 रुपए के मुताबिक 1 लीटर टीन ऑफ सूप परचेज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इवेपोरेशन है 10% की, तो जो आप पे करोगे ना वो 450 नहीं पे करोगे, आप इन टोटल 500 ही जाकर पे करोगे, लेकिन आपको वो 1 लीटर भी नहीं मिलेगा, आपको कितना जाके मिलेगा, 0.9। और राइट, मतलब प्राइस आप पूरी पे कर रहे हो, लेकिन क्वांटिटी 1 लीटर नहीं मिल रही, 0.9 लीटर आपको मिल रही है। और ये क्यों है ऐसा, ड्यू टू इवेपोरेशन, और आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते। This implication of this simple example is as follows. The normal loss is something that is unavoidable in order to get the good output. The cost of the lost unit is part of the cost of obtain the good output. All of the cost should be assigned to the good output and none of the normal loss. तो हम लोग यहाँ पर आकर कहता है कि किसी किस्म का ऐसा लॉस नहीं रिकॉर्ड करते हैं, वो जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी जितनी हमें क्वांटिटी गुड यूनिट्स की मिल रही होती है ना, हम उसी को असाइन कर देते हैं। The cost of input per liter is 500, whereas cost of output per liter is, अच्छा ये 555.55 कैसे आया, 500 डिवाइडेड बाय 0.9। ओके, as the cost of normal loss is assigned to good units। अब यहां पर उसने बताया कि यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड आउटपुट आपने कैसे लेनी है, तो उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड और टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब इनपुट तो हम लोग नहीं देखेंगे ना, अब इनपुट 1 किलो का था, आउटपुट 0.9 किलो का मिला, तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 0.9 करते। ऑल राइट, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने उनको बतानी है। डेटा क्या गिवन है, इनपुट क्वांटिटीज गिवन है, क्वांटिटी गिवन है 2000 लीटर, नॉर्मल लॉस 10% हो जाता है, देयरफॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट फिर हमारी कितनी होगी 1800। वो साथ साथ सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि 2000 लीटर्स हमारा इनपुट था, 10% हमारा लॉस हो गया तो आउटपुट मिलेगा 1800 लीटर, एक्चुअल आउटपुट भी 1800 लीटर्स ही है। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा 1800 ही हो, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले आता है नॉर्मल लॉस, और वो भी हमें नॉर्मल लॉस बता रहा है, इसीलिए उसने एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को सेम रख दिया। जब वो हमें बताने लगेगा ना एबनॉर्मल लॉस, तब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अलग अलग होंगे। ओके, हो गई बात, मतलब जरूरी नहीं फिर हमारे पास 1800 ही आए, ये 1700 भी हो सकता है, ये 1850 भी हमारे पास हो सकता है। फिर कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 3600 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 300 की, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हमारे पास मौजूद हैं 600। ओके, अच्छा अब कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा,
लेबर भी आ जाएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे, टोटल हो जाएगा। और 4500 का एक्सपेंस करने के बाद हमें जो आउटपुट मिल रही है वो कितने लीटर्स की मिल रही है, तो डिवाइडेड बाय 300 करें तो पर लीटर कॉस्ट कितनी आ जाएगी। बस एग्जांपल 4 कंप्लीट। खुश हो? एग्जांपल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5, अब देखें 4 में ना सिंगल एक प्रोडक्ट थी, एग्जाम्पल नंबर 5 में वो एक ही प्रोसेस था। मतलब यहां पर देखें क्या, प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई। देखो मटेरियल एडेड प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई, मटेरियल्स एडेड इन किलोग्राम, फिर मटेरियल्स इन रुपीज, अब उनकी उन्होंने वैल्यू बता दी। डायरेक्ट वेजेस आ गई हमारे पास, प्रोडक्शन ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस 25 एंड 30, तो इसके लिए आ जाएगा 4000 और इसके लिए आ जाएगा 12,000। 12,000। Normal losses 5% and 5%. There is no work in process and abnormal losses in both process. The losses have no scrap value. The process X and process Y accounts are prepared as follows. अब अगर प्रोसेस एक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग लेकर आएंगे मटेरियल। ये हम लोग लिखेंगे उसकी क्वांटिटी कि भाई 10,000 मटेरियल दिया तुम्हें, कितनी अमाउंट का, ये हम लोगों ने जाके यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बात क्लियर। उसके बाद ये वेजीज आ जाएंगी, ये हमने लिख दी। साथ में FOH आ जाएंगे, वेजीज का 25%, ये हम लोगों ने जाके लिख दिया। बात क्लियर। अच्छा, अब ये 10 का 10,000 प्रोसेस 2 को चार्ज नहीं होगा। कैसे? 5% का, तो 10,000 का 5% लॉस है, कितनी अमाउंट, 500, ये लॉस के तौर पर जाएगी, लेकिन आपने इसको वैल्यू असाइन नहीं कर। यही बात तो आपको बता रहा था कि भाई इस लॉस को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। आपने अपनी जो गुड यूनिट्स है ना उनकी कॉस्ट में जाकर उसको शामिल करना है। तो क्या ये जो टोटल कॉस्ट आपने लगाई है प्रोसेस 1 के ऊपर 50,000 की, यही 50,000 ही आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और क्या अब इस 50,000 में लॉस शामिल है? नहीं, ये लॉस इसी फिनिश्ड गुड्स को ही ट्रांसफर कर देगा। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि 500 की कॉस्ट अलग करें और 9500 की कॉस्ट अलग करें, ऐसा नहीं करना। आपने यूनिट्स तो कम कर देने हैं लेकिन कॉस्ट को सेम रखिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। ये देखो, ये जो छोटी सी एग्जांपल हमने सॉल्व की थी, देखो क्या कॉस्ट में किसी किस्म का कोई चेंज आया था? 500 ही रहा था, लेकिन यहां पर क्वांटिटी कितनी थी, जबकि आउटपुट की क्वांटिटी कितनी थी? सिर्फ क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं। क्लियर। इधर भी हमने यही किया कि जो प्रोसेस 2 को हमने चार्ज करना है ना, वो 10,000 ही देंगे प्रोसेस 2 को। प्रोसेस 2 को हम देंगे, लेकिन जो प्राइस चार्ज करेंगे ना, जितना हमारा एक्सपेंस हुआ है हम उतनी ही उससे जाके चार्ज करेंगे। ओके हो गई बात। फिर जब प्रोसेस वाई के पास जाएंगे तो उसकी डेबिट साइड पर सबसे पहले आ जाएगा 9500 एंड 50,000 मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस एक्स। मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस एक्स। अब इसने खुद भी मटेरियल यूज किया, कितना, 2000 का, क्या प्राइस थी, 3000, गिवन था डाटा। मैं फिर वेजेस के बारे में उन्होंने बता दिया, फिर इसका 25 कितने 30% इसके प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, प्रोसेस वाई पर भी 5% का लॉस है। अब प्रोसेस वाई को अगर देखें तो टोटल कितना बन रहा है, लेकिन फिनिश्ड गुड्स 11,500 की नहीं बनेगी। 11,500 का 95% या 5% का लॉस करें तो कितने का लॉस आ जाएगा, तो इसमें से 575 लेस करें तो गुड यूनिट्स कितनी क्वांटिटी के साथ बनेंगे, 10,925, और उनकी टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, 105,000। अब पर यूनिट भी आप इधर से फाइंड करके दे सकते हैं। बात क्लियर। ओके हो गई बात, कोई मुश्किल? चले,
और नेक्स्ट ये देखिए प्रोसेस अकाउंट इन द कॉस्ट लेजर। कहते हैं द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शो इज अ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट फॉर द प्रोसेस। ये कहता है ये जो आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं ना, ऊपर जो आप लोगों को ये नजर आए, प्रोसेस एक्स का अकाउंट, प्रोसेस वाई का अकाउंट, कहते हैं ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है फॉर ईच प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ओके, मतलब जॉब कॉस्टिंग में जिनको आप नाम देते थे ना वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, वहां पर यहां पर ये प्रोसेस अकाउंट कहलाए जा रहे हैं। ओके, फिर द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड्स इनपुट एज डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है और एफर्ट। कहते हैं इनसे आपने अपने इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करना है। द क्रेडिट साइड पर क्या जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, अगर लास्ट प्रोसेस है या उस प्रोसेस के लिए तो उसकी फिनिश्ड गुड्स ही होगी ना। ओके, अगले प्रोसेस के लिए अनफिनिश्ड बनेगी लेकिन उस प्रोसेस के लिए तो उसकी फिनिश्ड गुड्स है। डन। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड मेमोरेंडम कॉलम। मेमोरेंडम कॉलम से मुराद होता है एक्स्ट्रा कॉलम। मतलब अब वैसे अगर आप लोग देखें ना लेजर्स के अंदर हम लोग सिर्फ अमाउंट का कॉलम बना रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ ना एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बन रहा है। किस चीज का, कि आपने साथ साथ क्वांटिटीज को भी हैंडल करना है। वैसे अगर आप लोग देखें तो हम लोग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में क्वांटिटीज का कोई कॉलम नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन प्रोसेस अकाउंटिंग में क्योंकि हमें लॉसेस भी हो रहे होते हैं, जितना हम इनपुट डालते हैं हमें उतनी आउटपुट नहीं मिलती, तो हमें उसे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज भी कैलकुलेट करना है। इसलिए आपने एक मेमोरेंडम कॉलम बनाना है फॉर the quantities of direct materials input and the quantities of output and losses. Normal losses is shown so that the quantity column add up to the same amount on the debit or credit, but the normal losses has no cost as its cost is built into the। लेकिन ये कब ऐसे करना है, जब आपके लॉसेस की कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो। ऑलराइट, जब आपके लॉसेस की कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो तब लॉस की क्वांटिटी तो आप बता देना, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट नहीं बताना। और कॉस्ट जो गुड यूनिट्स हैं उनमें शामिल रहे। कोई मुश्किल जहां तक, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉसेस विद रिकवरी वैल्यू। आई होप कि आज तक का लेक्चर आप लोगों को ठीक से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।